हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले आज आधुनिक भारत को देखेंगे। आधुनिक भारत में उत्तरकालीन मुगल सम्राट से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, हर एक चैप्टर को देखते चलेंगे। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सबसे पहले है उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो ध्यान रखना है, पूछेगा उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। नीचे लिखा है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो मुगल से ये अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर ये सब अलग हुआ था। और इनके जो संस्थापक है, इन राज्यों का संस्थापक जो है वो दिया है। अवध का संस्थापक सआदत खां होगा, हैदराबाद का चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह, रुहेलखंड का वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल का है मुर्शीद कुली खां, कर्नाटक का संस्थापक सादतुल्ला खां और भरतपुर का चुरामन एवं बदन सिंह। आगे लिखा है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना है कि मुगल सम्राट एक था मोहम्मद शाह, जिसने मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। सआदत खां का असली नाम क्या था? इस सआदत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद आमीन था, मीर मोहम्मद आमीन। आगे बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम पूछता है। बहादुर शाह को साहिब बेखबर के उपनाम से पुकार जाता था। बहादुर शाह को साहिब बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। आगे है जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। तो पूछता है कि कौन सा शासक जो था वो अपने राज्य में, वो अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था? वो था जहांदार शाह। आगे है अगला, आगे हम लोग पढ़ते हैं मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। याद रखना है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु थे, हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था? जहांदार शाह को। आगे है फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। फारुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। सुंदर युवती के प्रति मोहम्मद शाह रंगीला, उसका जो है बड़ा अत्यधिक रुझान होता था, इसीलिए उसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था मोहम्मद शाह को। आगे है एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। आगे है तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दिया। तो हुसैन अली खां यानी जो सैयद बंधु था हुसैन अली खां, उसका हत्या तुरानी सैनिक हैदर बेग जो था उसने 9 अक्टूबर 1720 को कर दिया। आगे मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। आगे है हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। तो याद रखना है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया। आगे है ईरान यानी कि फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में। आगे है उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। उसमें जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में, तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। आगे है नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर
फारस वापस लौटा। तो नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां के द्वारा बनवाया हुआ जो तख्ते ताउस था उसको तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस लौटा था जब वो 1739 ईस्वी में आकर के दिल्ली पर आक्रमण किया था तब। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ कहा गया है तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन जो था पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तो ध्यान रखना है, तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो अब 1803 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब 1803 में दिल्ली पर कब्जा अंग्रेजों का हो जाता है और उस समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक रहता है और उसी के समय में ये आक्रमण ये अपने कब्जे में ले लेता है अंग्रेज लोग। आगे है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई। आगे लिखा है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वो अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। सोचिए, अहमद शाह अब्दाली वो भारत पर टोटल 8 बार आक्रमण किया। याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर टोटल 8 बार आक्रमण किया था। यहाँ कुछ लिखा हुआ, इसको देख लेते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712 तक रहा और उसके बाद जहांदार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 13 से 19, मोहम्मद शाह 19 से 48 और अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। ये था उत्तरकालीन मुगल सम्राट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ से गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान जो था उसने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया। और बहादुर शाह द्वितीय जफर जो था अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट पूछता है तो वो हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। आगे 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। क्योंकि 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बहादुर शाह ने भाग लिया था क्रांति में, 1857 की क्रांति में, इसलिए उसको बहादुर शाह जफर को पकड़ करके और उसको रंगून भेज दिया गया बंदी बना करके। आगे है लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो याद रखना है, लाल किला स्थित हीरा महल जो है वो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। आगे है मयूर सिंहासन मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। तो ध्यान रखना है कि मिर्जा गालिब जो था वो मशहूर शायर जो था मिर्जा गालिब, ठीक है, वो मिर्जा गालिब एक मशहूर शायर था और वो रहता था दिल्ली में किसके समय में, तो बहादुर शाह जफर के ही समय में रहा करते थे। आगे है हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो इसको याद रखना है, हयात बख्श बाग लाल किला, ठीक है, हयात बख्श बाग लाल किला, ये कहाँ है, ये दिल्ली में है। आगे हम लोग देखते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से देखते हैं ये कैसे कैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो पूछता है कि भारत एवं पुर्तगाल के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वो किया था वास्को डिगामा ने। कब किया था, तो 17 मई 1498 ईस्वी में किया था। बोलता है कि इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डिगामा को जो है वो भारत पहुंचने में किसने पथ प्रदर्शक के रूप में मदद किया था, तो अब अब्दुल मजीद था जो कि गुजराती था, ठीक है, और वो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में सहयोग किया था, पथ का प्रदर्शन किया था, मतलब रास्ता बताया था।
आगे है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। प्रथम पुर्तगाली याद रखना है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में। अल्मेडा केवल याद रखना है, अल्मेडा, ठीक है। अल्मेडा पहला जो था वो अल्मेडा था, पहला अल्मेडा था, ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा नाम का एक व्यक्ति था जो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था वो कौन था, तो वो था अल्मेडा, मतलब फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आगे है 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अब देखिए भारत में पुर्तगालियों का जो वायसराय एक बना वो कौन था, अल्बुकर्क था, ठीक है। तो 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाया गया, ठीक। आगे चलना है, इसने यानी कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो पूछता है कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह जो था उससे गोवा किसने छीना, तो वो अल्बुकर्क था, यानी कि अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में। आगे है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली, अपनी कोठी कोचीन में, ठीक है। याद कैसे रखता है, चीन को हम लोग गाली देते हैं, ठीक है। गालियों यानी कि चीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली, ठीक है, याद रखना है। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। तो ध्यान रखना है, दक्षिणी पूर्वी तट पर, मतलब ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साउथ और ये हो जाएगा ईस्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट में बोल रहा है कि यहाँ पर, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे था। यहाँ पे सन थोमे था, याद रखना है। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगाली के बाद कौन आया था, तो डच आया था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन कौन था, कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री जो था वो कार्नेलियन हाउटमैन था। 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा, और ये कहाँ पहुंचा, कार्नेलियन हाउटमैन सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, भारत का जो पूर्वी भाग था सुमात्रा में पहुंचा था। कब पहुंचा था, 1596 ईस्वी में, याद रखना है। तो पुर्तगाली के बाद भारत में डच लोग आया, और डच लोग जो है वो कहाँ आया था, वो आया था 1596 ईस्वी में भारत के पूर्वी भाग यानी कि सुमात्रा में आया था, और उसका नाम क्या था, कार्नेलियन हाउटमैन, इतना याद रखना है। आगे है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में खोला था। डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में खोला था। कहाँ, मसूलीपट्टनम में। देखो डच से डर, ठीक है। और इसमें है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो इस मसूली से वसूली याद रखना है, तो डच से डर याद रखना है, मसूली से वसूली याद रखना है। तो डर से वसूली दिया जाता। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में खोला था, और कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। दूसरी कहाँ, पुलिकट में। दूसरी कोठी जो है वो पुलिकट में स्थापित हुई। किसका, डच का। आगे है, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। मतलब कि ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि डचों ने अपनी किस फैक्ट्री में या तो फिर कहाँ की फैक्ट्री में पैगोडा नाम का सिक्का ढाला था। सिक्का जो होता था उसका नाम वो पैगोडा दिया था, पैगोडा कहता था। तो वो पुलिकट की जो था वो दूसरी व्यापारिक कोठी वहाँ पे ढाला था सिक्का, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया था। मतलब जितना भी केंद्र जिसको हो जाता है, मतलब मुख्य रूप से जहाँ से सारी गतिविधि संचालित होगा, वो केंद्र कहाँ बनाया था, वो पुलिकट को ही बनाया था। आगे चलते हैं, उसके पहले थोड़ा सा कंपनी और स्थापना वर्ष देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पुर्तगाली आया था 1498 में, और 1498 में ही उन्होंने सबसे पहले कहाँ किया था, तो बोले थे पुर्तगाली, गाली मतलब कि कोचीन, ठीक है, चीन को हम लोग गाली देते हैं। तो पुर्तगाली कोचीन में खोला था, यानी कि पुर्तगाली अपना ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ खोला था, 1498 में कोचीन में खोला था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली के बाद आया था डच, उसके बाद आया था अंग्रेज, लेकिन डच आया पहले, लेकिन
अंग्रेज के बाद खोला वो कंपनी, और अंग्रेज आया था डच के बाद, लेकिन डच के पहले वो फैक्ट्री अपना स्थापित किया। आगे है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 ईस्वी में आया, ये स्थापित किया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी की, 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में, याद रखना है। और आगे हम लोग चलते हैं। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। कहता है डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, याद रखना है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। तो डचों का भारत में जो अंतिम रूप से पतन हो गया, मतलब डच जो है वो आया, और उसके बाद 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ इसका बेदरा का युद्ध हुआ, और बेदरा का युद्ध से ये क्या हो गया, डच का इसका पतन हो गया। आगे है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी जो थी, इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान कर दिया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, ठीक है, उसको। आगे है प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो याद रखना है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका साझेदार जो था वो कितना था, 217 लोग थे, और इसमें पहला गवर्नर जो था वो टॉमस स्मिथ था। तो इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। जो किसके दरबार में गया था, जहांगीर के दरबार में गया था। कब गया था, 1609 ईस्वी में, ठीक है। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला जो अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो पूछेगा कि किसका राजदूत, तो जेम्स प्रथम के राजदूत कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। किसके दरबार में गया, तो जहांगीर के दरबार में गया था। कब गया था, तो अप्रैल 1609 ईस्वी में गया था। आगे है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। पूछेगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन। आगे है 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। आगे है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी थी, ठीक है। किसने, जहांगीर ने दिया था इजाज़त कोठी खोलने की। कब दिया था, 1613 ईस्वी में दिया था। ये एक फरमान था जिससे कि थॉमस एल्डवर्थ के अधीन में जो है वो एक व्यापारिक कोठी खोल सकता था अंग्रेज लोग। आगे है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापित किया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर 1611 में खोला और पश्चिमी तट पर 1613 में, मतलब कि 2 वर्ष के बाद खोला था। आगे है पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। देखियो, अगर पूछेगा व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास कब किया गया था, तो 1608 ईस्वी में। और अगर पूर्वी तट पर पूछेगा तो 1611 में किया था, और अगर पश्चिमी तट पर तो 1613 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। आगे है 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। एक इसके पहले भी आ चुका है, ठीक है, वो था कैप्टन हॉकिंस। और इस बार 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, और वो भी जहांगीर के दरबार में ही आया था कैप्टन हॉकिंस। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। 1615 में आया और 1619 ईस्वी तक रहा भारत में, मतलब लगभग 3 से 4 साल। उसने जहांगीर एवं खुर्रम यानी कि जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां,
तो बोलता है कि जहांगीर एवं शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। कौन? तो सर टॉमस रो। आगे है 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक दर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो सुल्तान था, ठीक है, उन्होंने एक सुनहला फरमान दे दिया अंग्रेजों को, सुल्तान को, कि 500 पैगोडा प्रति वर्ष देना है और गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह जो है वहाँ से आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था। आगे है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। देखिए चंद्रगिरी के जो राजा था उससे मद्रास को ले लिया, पट्टे पर ले लिया, एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। 1639 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांसिस डे ने लिया था। किसने लिया था? फ्रांसिस डे ने ले लिया था चंद्रगिरी के राजा से। और आगे है कि इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। आगे है 1611 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। तो याद रखना है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल का राजकुमारी थी कैथरीना और एक ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स द्वितीय, दोनों का विवाह 1661 ईस्वी में हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। तो अब पुर्तगाली का थी कैथरीना, ठीक है, तो लड़की वाले जो है वो लड़के वाले को दहेज देते हैं, तो वही रस्म यहाँ पे भी इन लोगों ने निभाया। कैथरीना के जो थे यानी कि पुर्तगाल ने अंग्रेजों को दे दिया दहेज के रूप में, ठीक है। क्या चीज़ दे दिया भाई? तो बम्बई प्रदान कर दिया, मतलब कि बम्बई जो है वो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया गया दहेज के रूप में। आगे है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पैगोडा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब देखिए चार्ल्स द्वितीय को मिला था बम्बई दहेज के रूप में 1661 में शादी करने पर, लेकिन 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया कि आप 10 पाउंड हमें वार्षिक दो और ये यहाँ पे आप काम करो। आगे है 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बनाया। तो 1687 ईस्वी में अंग्रेजों का पहले जो था वो मुख्यालय पश्चिमी तट पर था और वहाँ से हटाकर यानी कि सूरत से हटा करके उसने बम्बई में बना दिया 1687 ईस्वी में अपना मुख्यालय। आगे है गेराल्ड आंगियर 1669 से 1677 तक इसका जो भी है शासनकाल है। सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रहा, ठीक है, ने बम्बई शहर की स्थापना की। तो बम्बई शहर की स्थापना किसने किया? गेराल्ड आंगियर किसने किया? गेराल्ड आंगियर ने। बम्बई शहर की स्थापना किसने किया? गेराल्ड आंगियर ने। आगे बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। तो शाह शुजा जो था बंगाल का शासक था, वो 1615 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में भी व्यापारिक छूट करने की अनुमति दे दिया था शाह शुजा ने 1615 ईस्वी में। इस अनुमति को निशान कहते हैं और शाह शुजा ने जो अनुमति दिया 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को कि आप व्यापारिक आपको छूट है व्यापार करने की यहाँ से, ठीक है, इसको निशान कहते थे। आगे है 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अब ध्यान से सुनिएगा 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव को कौन सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को 1200 रुपये भुगतान करके और यहाँ से वो अपना जमींदारी ले लिया यहाँ की ये तीनों गांव की और वहीं पे जाकर के फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया, ठीक है, एक किला का। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो फोर्ट विलियम जो है वो फोर्ट विलियम का एक प्रथम प्रेसिडेंट
चार्ल्स आयर था। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। तो कलकत्ता की पूछेगा कि कलकत्ता की जो नींव रखा था वो किसने रखा था, तो जॉर्ज चारनॉक ने रखा था। आगे है भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। तो भारत में अब फ्रांसीसी भी आगे। तो फ्रांसीसियों का जो प्रथम कोठी है वो फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और आगे हम लोग देखते हैं, बोलता है 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। प्रथम कर्नाटक युद्ध याद रखना है 1746 से 48 चला में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था। पूछेगा कि कहाँ की उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था कर्नाटक युद्ध, तो वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था। 1748 में हुए एला सापल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। तो पूछता है कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो एला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि एला सापल की संधि के तहत ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हुआ और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी समाप्त हुआ एला सापल की संधि के तहत। आगे है दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। जो फ्रांसीसी गवर्नर जो था डुप्ले, उसकी इसमें हार हो गई कर्नाटक की दूसरे युद्ध में। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। मतलब कि डुप्ले जो है जब हार गया युद्ध में, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में डुप्ले जब हार गया तो डुप्ले को फ्रांस जो है वो बुला लिया और उसके बाद डुप्ले के जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। और आगे है पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। तो ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो पांडिचेरी की संधि के तहत ये समाप्त हो गया ये युद्ध। आगे देखते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। अब कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। अब देखिए 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था और उसी का एक प्रभाव था कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी हुआ 1756 से 1763 में। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया और कर्नाटक की जो तीसरी युद्ध है वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। आगे है 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अब देखो 1760 में एक तो इसके पहले भी हार चुका था, ठीक है, जब वो डुप्ले हार गया, ठीक, डुप्ले जो था वो हार गया दूसरे कर्नाटक युद्ध में तो गोडेहू को भेजा। लेकिन अब देखो 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। अंग्रेजी सेना था सर आयरकूट इसका नाम है, कूट दिया एकदम फ्रांसीसियों को। कब? 1760 ईस्वी में। तो पूछेगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो वो नेतृत्व करने वाला होता है वो कौन होता है? सर आयरकूट होता है और फ्रांसीसी को बुरी तरीके से हरा देता है। आगे है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब देखो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन भी लिया। और 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रामचंद्र नगर को छोड़कर शेष अन्य
प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बोलता है कि 1763 ईस्वी में एक पेरिस की संधि हुई और इसमें अंग्रेजों ने रामचंद्र नगर को छोड़कर, मतलब कि रामचंद्र नगर को अंग्रेजों ने अपने पास रखा और बाकी जो शेष प्रदेश को वो कब्जा में किया था, फ्रांसीसियों से लिया था, उसको फिर से लौटा दिया। और 1749 ईस्वी तक ये जो था फ्रांसीसी कब्जे में थे, मतलब कि जो लौटाया वो फ्रांसीसी कब्जे में फिर रहा और ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रह गया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग बस यहीं तक देखते हैं। आगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य जो होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।